एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज के इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 का पूरी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। यदि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी कौन कौन से नियम का पालन करना है उसकी चर्चा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में मिलते हैं। वहीं यदि आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि हमने रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में जो बातें लिखी हुई है, आपको चार्जशीट देने के लिए उन्हीं नियमों की चर्चा होती है। और जब चार्जशीट हो जाता है तो कौन कौन से नियम को फॉलो किए जाते हैं आपको चार्जशीट देने के लिए, और आप जब जवाब देते हैं तो किस तरह आपको जवाब देना है, किस प्रोसेस से गुजरना है, उसकी चर्चा डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में की गई है। इसकी कंप्लीट थ्योरी क्लास हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर किए जाएंगे। यह वीडियो कंप्लीटली उनके लिए यूज़फुल होने वाला है जो प्रेजेंट में रेलवे एम्प्लॉय हैं और जो एलडीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉय है तो कहीं मत जाइएगा, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के रूल को हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में टोटल 31 रूल है। टोटल 31 नियमों का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। और ये 31 रूल के बाद हम लोग एसएफ रूल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स टोटल 14 है, वो सारे को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी हम लोग देखेंगे, सरल भाषा में हम लोग समझेंगे, और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, जिसे हिंदी में रेलवे सेवक अनुशासन एंड अपील नियम 1968 कहा जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इसके इफेक्टिव डेट, ये कब से इफेक्टिव हुआ, तो 1 अक्टूबर 1968। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1968 को इफेक्टिव हुआ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। ठीक है, इसमें टोटल पार्ट 7 है। 7 भाग में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस 7 भाग में टोटल 31 रूल है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट और रूल बाय रूल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में है जनरल। इसमें रूल नंबर 1 है नाम और प्रभावी होने की तिथि। रूल नंबर 1 कहता है इसका नाम और प्रभावी होने की तिथि। तो नाम हमारा है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 और इसकी प्रभावी होने की तिथि है 1 अक्टूबर 1968। ठीक है, सेकेंड है डेफिनेशन, परिभाषा। अब किसकी परिभाषा, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो डिफाइन किए गए हैं रूल नंबर 2 में। लाइक अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, डिसिप्लिनरी ऑफिसर कौन होते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, चार्जशीट क्या होता है, वार्निंग क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इसे डिफाइन किया गया है रूल नंबर 2 में। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, इफेक्टिव एरिया। ये किस किस एरिया में कवर करता है, तो ऑल रेलवे एम्प्लॉय, सारे रेलवे एम्प्लॉय को कवर करता है एक्सेप्ट अखिल भारतीय सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा से है उसे छोड़कर, आरपीएफ को छोड़कर, आरपीएफ के एक अलग रूल है, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स को छोड़ करके बाकी सभी में ये एप्लीकेबल होता है। पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 2 है सस्पेंशन से रिलेटेड, ठीक, निलंबन से रिलेटेड। पार्ट 2 में रूल नंबर 4 है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे, कोई किसी को अगर सस्पेंड करना है तो उसे कौन सस्पेंड कर सकता है, ये रूल नंबर 4 में दिया गया। रूल नंबर 5 है सस्पेंशन, सस्पेंशन से रिलेटेड है। और सस्पेंशन जो है किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सस्पेंशन किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होता है। सस्पेंशन हमेशा ड्यूटी से होता है। कर्मचारी उसी पद पर नौकरी में रहता है परंतु उसे काम करने व काम करने की जगह पर रहने की इजाज़त नहीं होती है। यह दंड नहीं है या कोई पेनल्टी नहीं है, यह एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3, पेनाल्टी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी।
तो नियम 6 में है पेनाल्टीज़। जो भी पेनाल्टी दिए जाएंगे उसके नियम नंबर 6 में बताए गए हैं। लाइक अगर आपका पेनाल्टी होता है माइनर पेनाल्टी या मेजर पेनाल्टी, माइनर पेनाल्टी आपके SF11 होते हैं एंड मेजर पेनाल्टी आपके SF5 है। तो ये जो पेनाल्टीज दिए जाएंगे वो किस नियम के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, वो रहेंगे नियम नंबर 6 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में बताया गया है आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ये जो नियम नंबर 7 में है इसमें यह है कि जो पेनाल्टीज देंगे आपको, जो पेनाल्टीज देंगे, जो अथॉरिटी, वो कौन दे सकते हैं, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दे सकते हैं। ठीक है, SF11, SF5, तो वो कौन दे सकते हैं, वो व्याख्या किया गया है रूल नंबर 7 में। अब नियम नंबर 8 में है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अब अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे। अब जब चार्जशीट आपको दिया जा रहा है या किसी एम्प्लॉय को चार्जशीट मिल रहा है तो उसका इनिशिएट कैसे होगा और इनिशिएट होकर के आप तक किस प्रोसेस से तक पहुंचेगा, वो उसका उल्लेख किया गया है नियम नंबर 8 में। नियम नंबर 8 के अकॉर्डिंग ही आपको पेनाल्टीज देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है या उसके प्राधिकारी कौन होंगे, सारे डिटेल आपके नियम नंबर 8 में दिए हुए हैं। तो नियम नंबर 8 तक आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि पार्ट 3 में है। पार्ट 3 जो भाग 3 है, भाग 3 में 3 नियम है, नियम नंबर 6, 7 एंड 8। इसमें पेनाल्टीज से रिलेटेड है, पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, तो पेनाल्टीज नियम नंबर 6 में है, जो आपको माइनर चार्जशीट, मेजर चार्जशीट जो दिए जाते हैं। नियम नंबर 7 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी कि कौन आपको चार्जशीट दे सकता है। सबसे बड़े डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के नाम पे आपको चार्जशीट दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, नियम नंबर 8 में है, जो सक्षम प्राधिकारी होंगे इनिशिएट करने के लिए, उसका चर्चा किया गया है नियम नंबर 8 में। अब पार्ट 4 भाग 4 में आपका है दंड लगाने की प्रक्रिया। अब जब दंड लगेगी तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, वो भाग 4 में दिया गया। अब भाग 4 में टोटल 8 नियम है, नियम नंबर 9 से नियम नंबर 16 तक। तो यह भाग 4 अकेले 8 नियम कवर करता है। तो ये भाग 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें दंड लगाने की प्रक्रिया है। नियम नंबर 9 में मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी जो SF5 है वो उससे देने की जो प्रक्रिया है वो नियम नंबर 9 में है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कि मेजर पेनाल्टीज़ के लिए कौन से नियम है, तो नियम नंबर 9 है। ठीक है, नियम नंबर 10 में जांच करने की कार्रवाई। अब जब आपको पेनाल्टी दिए जाएंगे, मेजर पेनाल्टी दिए जाएंगे, तो आपको एक समय दिया जाएगा 45 डेज़ का, जिसमें आपको एक रिपोर्ट उसमें जमा करनी होती है। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया, वो नियम नंबर 10 में फॉर मेजर पेनाल्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट है माइनर पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी नियम नंबर 11 में है। ठीक है, SF11 और नियम नंबर 11 में भी है, SF11 के लिए। ठीक है, अब इसके है जांच करने की कार्रवाई नियम नंबर 12 में। ठीक है, तो नियम नंबर 10 और नियम नंबर 12 सेम है, लेकिन नियम नंबर 10 है आपके मेजर के लिए एंड नियम नंबर 12 है आपके माइनर के लिए, माइनर पेनाल्टीज़ के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 है सामूहिक जांच प्रक्रिया, कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ये तब एप्लीकेबल होगा जब इसके कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। पहला है सभी आरोपी रेलवे कर्मचारी हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा जांच है जिसमें सामूहिक गलती हुई हो तो इसका नियम नंबर 13 में उल्लेख किया गया है, सभी आरोपी रेलवे कर्मचारी होने चाहिए। सेकेंड है आरोपी कम से कम 2, अगर कम से कम 2 आरोपी है और दोनों रेलवे कर्मचारी है तभी सामूहिक जांच प्रक्रिया होंगे। एंड तीसरा कंडीशन जो है वो है सभी पर एक ही आरोप हो, यानी कि जितने भी लोग हैं उन पर एक ही आरोप हो, तभी नियम नंबर 13 लागू होते हैं, जिसमें सामूहिक जांच प्रक्रिया चलती है। तो ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होने चाहिए, तभी नियम नंबर 13 लगेंगे, जिसमें सामूहिक जांच प्रक्रिया। नेक्स्ट है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में है विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्रवाई, विशेष कार्रवाई से रिलेटेड है ये आपका है कठोरतम नियम। ये सबसे कठोरतम नियम जब
लगाने होते हैं तो नियम 14 लगता है। ये अंतिम विकल्प होता है। अंतिम विकल्प क्यों होता है? जब यह तभी प्रयोग होगा जब रूल नंबर 9, 11 और 13 के तहत नियमित जांच संभव ना हो। ठीक है, 9, 11, 13। 9 क्या है हमारा? मेजर पेनल्टी, 11 है माइनर पेनल्टी एंड 13 है कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन यानी सामूहिक जांच प्रक्रिया। अगर ये तीनों लागू नहीं हो रहे हैं तभी हम लोग रूल नंबर 14 लागू पे जाते हैं, जिसमें स्पेशल एक्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, अब यह कब दिया जाता है? या तो न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, कोई बड़ा क्राइम आप कर चुके हो ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, और न्यायालय द्वारा आपको सज़ा दी गई हो, आपको जेल किए गए हो, तो नियम नंबर 14 लगते हैं। सुरक्षा से रिलेटेड अगर आप नेशनल थ्रेड बनते हो या नेशनल इंफॉर्मेशन वगैरह अगर क्लिक करते हो तो आपको नियम नंबर 14 लगते हैं। समझ गए? नियम नंबर 14 तभी लगेंगे जब बाकी जो पेनल्टीज़ है उससे जांच संभव नहीं हो पा रहे हैं, यानी नियम नंबर 9 मेजर पेनल्टी, नियम नंबर 11 माइनर पेनल्टी एंड नियम नंबर 13 कलेक्टिव जांच प्रक्रिया। नियम नंबर 15 में प्रतिनियुक्त रेल कर्मचारी। अब ये क्या होता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में हैं और रेल में काम करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, और कोई चार्जशीट लगती है तो आप पे रूल नंबर 15 एप्लीकेबल होता है। या अगर आप रेल में हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में जा करके काम कर रहे हैं तो भी रूल नंबर 15 लगते हैं, प्रतिनियुक्त रेल कर्मचारी। ठीक है, और अगर इस कंडीशन में अगर आप पे कोई चार्जशीट लगती है तो रूल नंबर 15 के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, तो ये है प्रतिनियुक्त रेल कर्मचारी, रूल नंबर 15। अब नियम नंबर 16 है अन्य विभाग से रेलवे में नियुक्ति। अगर किसी और विभाग से, यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में आते हैं काम करने के लिए और आप पे चार्जशीट लग रही है तो आपका रूल नंबर 16 एप्लीकेबल होगा। या तो अगर आप रेलवे में हैं और स्टेट गवर्नमेंट के किसी अन्य डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाते हैं तो भी आपके रूल नंबर 16 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है अपील से रिलेटेड। ठीक है, भाग 5 में है अपील से रिलेटेड। अब इसमें है रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में है जिनके विरुद्ध नो अपील। किन परिस्थितियों में आप अपील नहीं कर सकते? कुछ स्थिति ऐसे रहती है जिसमें आपको चार्जशीट हो चुकी है और आप अपील करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें आप अपील नहीं कर सकते, तो वो दिए गए हैं रूल नंबर 17 में, इसमें उल्लेख किया गया है। और नियम 18 में दिया हुआ है जिनके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, जिस सर्कमस्टांसेस के विरुद्ध आप अपने पेनल्टीज़ के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक, 17 में है जिसके लिए आप अपील नहीं कर सकते और 18 में है जिसके लिए आप अपील कर सकते हैं। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। 19 में है अपीलीय अधिकारी। अब आप जब अपील कर रहे हैं तो किन्हें अपील करेंगे? तो अपील तो उन्हें ही किए जाते हैं जिन्होंने आपको सज़ा दिया हुआ है, तो अपीलीय अधिकारी को ही आप अपील करते हैं। जिन्होंने आपको सज़ा दिया है आप अपील उसी को करेंगे, जवाब वहीं देंगे। तो रूल नंबर 19 में है अपीलीय अधिकारी। नियम 20 में समय सीमा। समय सीमा मतलब जब आपको चार्जशीट दिए जाते हैं तो आपको अपील करने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है? तो 45 डेज़ का समय दिया जाता है। उसमें लिखा हुआ भी रहता है आपको 45 दिनों का समय है जिसके अंदर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूल नंबर 20 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 21, अपील का प्रारूप एवं विषय। ये जो अपील आप कर रहे हैं उसका प्रारूप क्या होगा, उसका विषय क्या होगा, और अपील आप ही को करना है, साइन आपका ही रहेगा। तो ये है नियम नंबर 21 में। नेक्स्ट नियम नंबर 22, अपील पर विचार। जो अपील हो रहे हैं उस पर विचार करने के लिए वो रूल नंबर 22 में उल्लेख किया गया है। रूल नंबर 23 है अपील के आदेशों का कार्यान्वयन। जो अपील के आदेश क्या है उसका कार्यान्वयन रूल नंबर 23 में दिया गया है। रूल नंबर 24 में नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए विशेष उपबंध। अब दो तरह के कर्मचारी होते हैं, गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड। तो यहाँ नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए जो विशेष उपबंध है वो रूल नंबर 24 में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थे पार्ट 5। पार्ट 6 में हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 6 में रिवीजन एंड रिव्यू। ठीक है, भाग 6 में, जिसमें आपका 25 रूल नंबर 25 है रिवीजन। तो इसमें आपका जो पेनल्टी दी गई है उसका रिवीजन एंड 25 का ए, रूल नंबर 25 का ए में रिव्यू है। ठीक है, रिवीजन एंड रिव्यू 25 रूल नंबर 25 एंड रूल नंबर 25 ए में उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 7, लास्ट पार्ट है भाग 7, जिसमें मिसलेनियस है। ठीक है, अब इसमें है आपका रूल नंबर 26, आदेश एवं नोटिस की तामील। जो आदेश है या जो नोटिस है उसे लागू करना, ये रूल नंबर 26 में है। रूल नंबर 26 का ए, 25 का ए, 26 का ए, 2 है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं रेलवे बोर्ड के आदेशों का तामील। राष्ट्रपति और रेलवे बोर्ड के जो आदेश हैं
उससे लागू करना, ये रूल नंबर 26 में है। रूल नंबर 27 समय सीमा में छूट। रूल नंबर 27 में समय सीमा में छूट, यदि आपको जो समय सीमा दिया गया अपील करने का 45 डेज, लेकिन उसमें आप और चाहते हैं कि और छूट मिला जाए, तो वो नियम जो है वो रूल नंबर 27 में दिया गया है। रूल नंबर 27 में उल्लेख किया गया है कि छूट के लिए क्या क्या नियम है। रूल नंबर 28 संघ लोक सेवा आयोग की परामर्श की प्रति कर्मचारी, ठीक है, जो भी संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी का जो भी परामर्श है उसकी प्रति कर्मचारी को दिया जाता है। रूल नंबर 29 री अपील एंड सेविंग। रूल नंबर 29 में री अपील करने की प्रक्रिया दी गई है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको चार्जशीट दिया जा रहा है, आपको 45 दिन के अंदर आपने अपील किया और उसके बाद सेटिस्फाई ना होने के बावजूद आपको सज़ा दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है री अपील करने का, आप फिर से री अपील कर सकते हैं, वो रूल नंबर 29 में उल्लेख किया गया है। रूल नंबर 30 है शंका समाधान। कुछ भी शंका है उसका समाधान का उल्लेख रूल नंबर 30 में दिया गया। रूल नंबर 31 है राष्ट्रपति के नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी अधिकार, ठीक है, लास्ट में आप राष्ट्रपति के नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको दिया गया, वो रूल नंबर 31 में है। तो यहाँ तक थे टोटल रूल नंबर 31 तक। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इसके, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया जाता है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो दिया जाता है वो किसके लिए जाता है, सस्पेंशन के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा रहा है तो उसे SF1 दिया जाता है, SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म 1, ठीक है। अगर SF2 दिया जा रहा है तो ये होता है डीम्ड टू बी सस्पेंशन। अगर डीम्ड टू बी सस्पेंशन है, ये कंडीशन कब आता है, जब कोई एम्प्लॉय 48 आवर या उससे ज़्यादा अगर रेलवे कस्टडी में है तो ऑटोमेटिकली उसे सस्पेंड माना जाता है, जिसे डीम्ड टू बी सस्पेंशन कहते हैं, जो कि SF2 दिया जाता है। नेक्स्ट है SF3। SF3 अलाउंसेस से रिलेटेड, अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंड है तो उसके कुछ अलाउंसेस बनते हैं, वो SF3 में दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या अलाउंसेस बनेंगे। रूल नंबर 4 रिवोक ऑफ सस्पेंशन। अगर किसी को रूल SF1 देकर या SF2 देकर सस्पेंड किया गया तो SF4 देकर सस्पेंशन को हटाया जाता है, ठीक है, वो रिवोक ऑफ सस्पेंशन SF4। नेक्स्ट है SF5 मेजर पेनल्टी। अगर किसी को मेजर पेनल्टी दिया जा रहा है तो वो SF5 में काउंट किया जाता है। अब SF5 होते हैं आपके मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टीज़ में आपको कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, यहाँ तक भी किया जा सकता है, जो कि आपके मेजर पेनल्टी है, जो कि रूल नंबर 9 में आपको दिया गया है, जिसमें आपके मेजर पेनल्टी लगाने की कार्यविधि रूल नंबर 9 में दिया गया है। यानी कि SF5 जो हमें दिया जाता है वो रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। SF6 है नॉट गिविंग एडिशनल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है SF7। SF7 है आपका अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अगर आपको चार्जशीट दिया जाता है तो एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। एंड SF8 है जिसमें प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर आपके SF7 में एंड SF8 में प्रेजेंटिंग ऑफिसर। SF9 डिलीट कर दिया गया है, SF9 अभी है नहीं। SF10 में आपके हैं कॉमन प्रोसीडिंग। 2 और 2 से ज़्यादा पीपल को अगर एक ही आरोप के लिए जो दोनों रेलवे कर्मचारी है तो फिर कॉमन प्रोसीडिंग लगते हैं। अब कॉमन प्रोसीडिंग अगर लग रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इंक्वायरी ऑफिसर चाहिए, जो कि 10A में है, और 10B में प्रेजेंटिंग ऑफिसर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 10 के A में इंक्वायरी ऑफिसर फॉर कॉमन प्रोसीडिंग एंड 10 के B में प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग, ठीक है। SF11 होता है आपका माइनर पेनल्टी, ठीक है। माइनर पेनल्टी SF11 होता है, नियम 11 के अनुसार आपको SF11 दिया जाता है। अब SF11 माइनर पेनल्टी में आपको छोटी छोटी पेनल्टी दिए जाते हैं, लाइक सेंसर, निंदा किए जाते हैं, या नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक लग जाता है, आपके प्रमोशन पे बैन लग जाता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। या नहीं तो प्रशासन को कर्मचारी के अपेक्षा या आदेशों का उल्लंघन के कारण आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक रकम की उनके वेतन से वसूली की जाती है, या प्रिविलेज पास और PTO बंद कर दिया जाता है, ठीक है। या वेतन क्रम में एक स्टेज नीचे या 3 साल के अवधि के लिए कोई भी आपका इंक्रीमेंट बंद कर दिया जाता है, जो कि बाद में कम्युलेटिव तौर पर प्रभावी रूप में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके माइनर पेनल्टीज़ में। अब माइनर पेनल्टीज़ है, अब SF11 का A में है, अगर माइनर पेनल्टी को कन्वर्ट करना है मेजर पेनल्टी में, ठीक है, तो वो SF11 के A में है। अब SF11 के B में है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन माइनर पेनल्टी।
माइनर पेनल्टी में अगर इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करने की ज़रूरत हो तो 11B में है। 11C में है कि मेजर पेनल्टी को कन्वर्ट कर रहे हैं माइनर पेनल्टी में। किसी को मेजर पेनल्टी दे दिया गया है लेकिन इंक्वायरी के बाद पता चल रहा है कि नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, माइनर पेनल्टी दे के छोड़ा जा सकता है, तो फिर मेजर पेनल्टी को कन्वर्ट कर दिया जाता है माइनर पेनल्टी में, जिसमें SF11C दिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर 11C में। SF12 है कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, एंड अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है तो वो SF12 में दिया जाता है। SF13 है आपके परमिशन फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए आपका SF13, SF14 रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपके जो लग रहे हैं वो सारे रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए लग रहे हैं, तो SF13 एंड SF14 आपके रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए होते हैं, ठीक। यहाँ तक याद रखना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपका सस्पेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, डीम टू बी सस्पेंशन, रिवोक ऑफ सस्पेंशन SF4, SF5 इंपॉर्टेंट है आपका, इंक्वायरी ऑफिसर SF7, SF8, फिर आपका SF11, ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में MCQs कराऊंगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। अगर इसी तरह के वीडियोज़ आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।